गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि बिजनेस सर्विसेज। इसके पहले हम लोग ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अब हम लोग को एक नया चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। इस चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। अब मुझे जरा एक बात बताइए कि बिजनेस में किस तरह के सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के सर्विसेज की वहाँ ज़रूरत पड़ती है, कैसे सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको लगता होगा, अगर आपकी शॉप होगी या आपका बिजनेस होगा तो आप जान रहे होंगे कि आपको कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मैं कहूँ बैंकिंग का, बैंक जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसे सर्विसेज हो गए? आपके क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके सेविंग को डिपॉजिट के फॉर्म में लेते हैं और इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस पर रिटर्न आता है और आपको वो इंटरेस्ट के तौर पे रिटर्न कर देते हैं। और बैंक जो होता है आपकी एफडी कर देता है, आपको पेंशन स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवाता है, आपके बिजनेस को ट्रेड क्रेडिट्स देता है। ऐसे तरह की सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है बैंक मेरा, ठीक है ना। तो बैंक इस तरह की सर्विसेज, और क्या सर्विसेज हो सकती हैं आप बता सकते हैं कि बिजनेस में और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई। इंश्योरेंस कंपनियां हमारे गुड्स को जो गोडाउन में रखी है उसको सिक्योर करती है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो ट्रांसपोर्ट में जा रहा है उसका भी सर्विसेज, उसको भी सिक्योर करती है। तो इंश्योरेंस भी हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हम बात करें सर्विसेज जो हम लोग को प्रोवाइड की जाती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सोशल सर्विसेज होती हैं। जैसे मैं बात करूंगा बारी बारी से सबको। बिजनेस हो गया, बिजनेस में इंश्योरेंस हो गया। फिर सोशल सर्विसेज की बात करें तो सोशल में ये समाज जो होता है, ये हमारा जो सोसाइटी है, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसा सर्विसेज? वो गुड्स को, जहाँ पे एक सोसाइटी बन जाती है वहाँ पे एक शॉप ओपन होता है, वहाँ पे गुड्स की डिलीवरी होती है, गुड्स मेरा सेल होता है, ये इस तरह की एक सर्विसेज वहाँ भी प्रोवाइड की जाती है। सोसाइटी से एक सर्विसेज मिलती है हम लोग को, जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब उसके बाद आता है मेरा पर्सनल सर्विसेज। बहुत सारे पर्सनल सर्विसेज भी होती हैं, जो कि इंजीनियर्स हो गए, जो कि हमारे लॉयर्स हो गए, जो कि फिनेंशियल मैनेजर हो गए, ये सारे लोग सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये बिजनेस सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज जो होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट भी क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह उसकी मूवमेंट के लिए उसके सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कि गुड्स को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, वो भी सर्विसेज के अंदर आता है। तो ये सारी जो चीजें हुए हैं, जितनी भी हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हम लोग को, उन सर्विसेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दिया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना था। तो इस चैप्टर में यही तीन चीज पढ़नी है कि क्या क्या बिजनेस में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उस सर्विसेज के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमको दिया हुआ है। तो बिजनेस सर्विसेज में हम कहें तो एक बात करें तो जो, और थोड़ी सी बात करें तो जो बिजनेस होता है, जो सर्विसेज होती हैं, बिजनेस में कोई भी सर्विस हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं छू और देख नहीं सकता। जैसे दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक तो गुड्स में बिजनेस होता है और एक बिजनेस होता है सर्विस का बिजनेस। जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस का बिजनेस करते हैं। जैसे मैं अपना सर्विसेज बेच रहा हूँ आपको, तो उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो सर्विसेज बेच रहा हूँ, मैं इसी का बिजनेस कर रहा हूँ, सर्विस बेचने का बिजनेस। इंजीनियर्स लोग सर्विस बेचने का बिजनेस, लॉयर सर्विस बेचने का, डॉक्टर सर्विस बेचने का, सीए सर्विस बेचने का, ये उनका बिजनेस है, उनका पैसा है। और एक लोग हैं जो क्रेजी ब्रेड बनाते हैं और उसको बेचते हैं, पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं उसको बेचते हैं। वो गुड्स है, उसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं।
तो जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते उसको इंटेंजिबल कहा जाता है, और जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको टेंजिबल कहा जाता है। यानी दो तरह का बिजनेस होता है। जो मेरा बिजनेस है देखेंगे यहाँ वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है इसमें डीलिंग विद गुड्स एंड डीलिंग विद सर्विसेज। डीलिंग विद गुड्स तो हम लोग जानते भी हैं और पढ़ भी रहे हैं और पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन डीलिंग विद सर्विसेज सिर्फ यहाँ जान रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो इसी के बारे में पढ़ना है। जब हम सर्विसेज में जो डील करता है वो कैसे हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है। ये जो सर्विस डील करते हैं वो इनको सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ जो हमारा बिजनेस सर्विसेज हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं। मैंने कहा ना, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम सर्विसेज को बात करें, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंटेंजिबल हो उसको हम सर्विसेज बोल सकते हैं, जो इंटेंजिबल हो उसको सर्विसेज बोल सकते हैं, और एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हो, जैसे हम और आप हैं एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। एक दूसरे को सिर्फ रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे के इंटरेक्शन में हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ ये महसूस कर पा रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप उसको इंटरेक्ट हो रहे हैं हम और आप एक सामने, लेकिन हम किसी गुड्स को नहीं बेच रहे, ये मार्कर नहीं आपके पास बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है ऑल दोज आप लिख भी सकते हैं, ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इंटेंजिबल and imply an interaction to be realized between the services provider and consumers। सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में इंटरेक्शन करता है जो इंटेंजिबल होता है। आपको तीन ये जो सर्कल किया हूं आप समझ सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंटेंजिबल होती है और इंटरेक्ट करती है किसके बीच में, सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर। सर्विस इंटेंजिबल होती है जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है, जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस के कंज्यूमर हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। यहां तक तो बात समझ में आई ना, ठीक है। फिर उसके बाद कहा क्या नेचर हो सकता है, कोई पूछे कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये सर्विसेज है, नेचर क्या है, तो इंटेंजिबल होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया। इनकंसिस्टेंसी होती है, ये जरूरी नहीं कि कांस्टेंट चलता रहे। गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो कांस्टेंटली होगा, लेकिन सर्विसेज कांस्टेंट नहीं होती हैं। अभी मैं आपको पढ़ाया, अभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, रेगुलर नहीं होगा, यहाँ पे रेगुलर नहीं होता है, इसलिए इनकंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। इनसेपरेबिलिटी, इसको अलग नहीं किया जा सकता कि आधा सर्विसेज में आधा सर्विसेज कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। सेपरेबिलिटी नहीं हो सकती है सर्विसेज का। अकाउंटेंसी है, या फिर मान लीजिए कोई लीगल एडवाइजर है आपका, लीगल एडवाइजर में सेपरेबिलिटी नहीं हो सकती है कभी भी, तो इसलिए क्या होता है, इनसेपरेबिलिटी होती है। कहता विदाउट स्टॉक होता है, मतलब गुड्स नहीं होता बेचने के लिए, स्टॉक नहीं होता है, सिर्फ सर्विसेज होती हैं, उन्हीं सर्विसेज को हम लोग सेल आउट करते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ सर्विसेज की, तो कितने टाइप्स के होते हैं, जो मैं आपको अभी पहले ही एक्सप्लेन करा बताया। बिजनेस सर्विसेज जिसमें हमारा आ जाता है इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें बिजनेस सर्विसेज में आती हैं। फिर सोशल सर्विसेज में मैंने कहा जो सोसाइटी सर्विसेज देती हैं, जैसे नदियां हो गई, पानी उसमें जाता है, लैंड हो गया, उसके रास्ते उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी की, ऐसे सर्विसेज हो गए। और पर्सनल सर्विसेज में लॉयर हो गए, एडवोकेट हो गए, ये सारे लोग जो सर्विसेज देते हैं
वो पर्सनल। हम लोग इसको बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला एक्सप्लेनेशन हो रहा है किसका, बिजनेस सर्विसेज को उठाते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ें तो बताएगा, सबसे पहले मैंने बताया आपको बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग सेक्टर जो हमको प्रोवाइड करता है सर्विस, वो हमारा बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस कौन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं बैंकिंग के बारे में आपको बताएगा सबसे पहले। तो बैंकिंग क्या है जरा बताएगा। अच्छा बताइए, बैंक जो होते हैं, जो बैंकिंग है, कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है बिजनेस सर्विसेज में, जो बैंकिंग के थ्रू हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बताएंगे बैंकिंग के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, बैंक जो था, कैसे बैंक इंपॉर्टेंट है। बैंक एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, चाहे बीइंग ह्यूमन हो, एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेस हो, सबके लिए बैंक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है। कैसा, फाइनेंस का बैंक प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस की उसको सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और बिना फाइनेंस का मैं कह सकता हूं बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। बैंकिंग सेक्टर जो होता है ना, बैंकिंग जो बिजनेस सर्विस है ना, वो बैकबोन होती है किसकी, हमारे बिजनेस की। हड्डी होती है रीढ़ की, टूट जाए ना तो बिजनेस चल नहीं सकता। आप देखे होंगे इस लॉकडाउन में कुछ दिन पहले शक्ति दास जो हमारे यहाँ गवर्नर जी हैं, शक्तिकांत दास, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ की अभी भी अर्थव्यवस्था है वो अभी भी है, नॉर्मल है, अभी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो बोल रहे ना चल सकती है, नॉर्मल है, ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन जिस दिन वो बोल देंगे ना कि अब ध्वस्त हो रही है, तो समझिए कि कुछ ना गड़बड़ हो रहा है। यानी जो भी सेक्टर है आप देखते होंगे, सारे फाइनेंस, सारे बिजनेस, सारी जितने भी कारोबार है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है, बैंकिंग के ऊपर डिपेंड है। यानी बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का बैकबोन होता है, अगर वो ना हो तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे बिजनेसमैन लोन लेते हैं, बड़े बड़े अंबानी, मुकेश अंबानी लोन लेता है, बिजनेस करता है, फिर कैसे चल सकता, नहीं चल सकता। यानी बैकबोन माना जाता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो जनरल पब्लिक से एक ब्रिज का काम करता है। बैंक जो होता है, यहाँ देखेंगे कैसा, जो बैंक होता है, इधर कौन खड़ा है और एक इधर व्यक्ति खड़ा है, ये बेचारा उदास है और ये खुश है, क्योंकि इसके हाथ में झोला है पैसे का, ठीक है, इसके हाथ में पैसे का थैली है, ठीक है। अगर पैसे का थैली है लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी सी नदी है, ना ये इधर आ सकता, ना ये इधर जा सकता, ना ये इसको जानता है, ना ये इसको जानता है, तो उसके लिए क्या होगा, बताएगा इसके पास पैसा है, सोच रहा है कहीं लगा दूं, और इसको पैसे की जरूरत है, इसलिए बेचारा आंसू बहा रहा है और ये खुश हो रहा है। अब बताएगा इसके बीच में बैंक आती है, बैंक आ जाती है और क्या बना देती है, एक ब्रिज बना देती है दोनों के बीच में। बैंक कहती है तुम्हारे पास पैसा है, दो हमको, पैसा ले लेती है, कहते तुमको मैं ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, ले लिया पैसा, कहेगी हम तुमको कितना देंगे, 6% का इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद इसके पास आती है पार्टी, इसके पास से पैसा लेके आ जाती है अपने पास, फिर आती है इसके पास, कहती है रुक क्यों रहे हो, चुप हो जाओ भाई, क्यों रो रहे हो, कहता है मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बैंक कहती है अब तो हम आ गए ना, चुप हो जाओ। बैंक कहती है ऐसा है, हम तुमसे 10% का इंटरेस्ट लेंगे, हम तुमको पैसा देंगे लेकिन हम उस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ब्याज लेंगे उसका। तो ये खुश हो जाता है, कहता है वाह वाह अब तो काम मेरा बन गया, डांस करने लगता है, अब 10% का इंटरेस्ट मिल गया। इससे 10% का ब्याज लेती है, 6 इसको दे देती है, 4% जो बचता है यही बैंक की कमाई होती है। जो 4% बचता है वही बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। यानी बैंक पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करती है और लोगों को जिसको रिक्वायरमेंट है
उसको क्या करती है, इन्वेस्ट करती है वहां, या उसको लेंडिंग करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो हमारा जो बैंकिंग है यही काम करता है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, मैंने पहले भी बताया, बैकबोन ऑफ द बिजनेस ऑफ द इकोनॉमी फॉर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू दिस कस्टमर। अपने कस्टमर को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब लोन प्रोवाइड करती है। और बताएगा टाइप्स ऑफ द बैंक कितने हुए, कितने तरह के बैंक हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और हमको ऐसे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब जो आप जितनी भी बैंक देखते हैं आपके यहाँ, जैसे बंधन बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कॉमर्शियल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, ये सारे जितने भी बैंक हैं, ये सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं अपने, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक है। ये क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, लोगों से पैसा लेता है, लोगों को उधार देने के लिए या तो कहीं लगाने के लिए, कहीं तो इन्वेस्ट करने के लिए, ये इस तरह का काम करता है कॉमर्शियल बैंक। जैसे एसबीआई है, हम अपना पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं और जिसको लोन चाहिए होगा उसको लोन दे देता है। तो ये काम करता है कॉमर्शियल बैंक। फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक। अब क्या होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक होता है इसका मतलब ये होता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में कुछ लोग मिलके, पहले के समय में क्या हुआ कि गांव में जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे जो लेंडर्स थे, गांव में जो लोन देने वाले लोग थे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि वो लोगों को लोन देते थे, लेकिन उसके बदले इतना इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि वो बेचारा किसान, गरीब आदमी वो इंटरेस्ट पे करने के सक्षम नहीं था, और पे नहीं कर पाता तो उनके खेत को वो लोग क्या कर लेते थे, फॉरफिट कर लेते थे, जब्त कर लेते थे, ले लेते थे उसके बदले में। और धीरे धीरे करके बेचारे उस किसान की जो जमीन होती थी उस लेंडर के पास चली जाती थी जो लोन प्रोवाइड करता था। अब ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, एक तरह से मैं कहूँ तो शोषण बढ़ता गया, लोगों के बीच में इस तरह की बातें आने लगी, और जो गरीब आदमी गरीब होने लगा, तो सरकार ने इस तरह की सुविधा प्रोवाइड की, और जो गरीब आदमी है उस बेचारे को बैंक में तो लोन मिलने से रहा, क्योंकि आज जो इंडिया की सिस्टम है मेरी, आज तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है कि आप लोन लेने जाइए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो लोन मिल जाएगा। लेकिन एक समय था जब हम बैंक में लोन लेने जाते थे तो इतना डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाता था, बेचारा किसान हतप्रस्त होकर घर आता था, कहता था नहीं खाएंगे, लेकिन वो कहाँ से दे पाएंगे। तो बैंक जो है लोन देती ही नहीं थी उस किसान को। तो उसके लिए सरकार जब आई तो सरकार ने सोचा कि कुछ इस तरह का चल करो कि उस बेचारे किसान का, गरीब का भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कहा कि ऐसा है किसान लोगों, तुम लोग अपने गांव में कई किसान मिलके 20, 25, 30 ऐसे लोग मिलके एक सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते। तुम लोग एक सोसाइटी बनाओ और उस सोसाइटी के जितने मेंबर होंगे वो सारे मेंबर कंट्रीब्यूशन करेंगे थोड़ा थोड़ा, और जब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उसमें से जिस मेंबर को जरूरत होगी उस मेंबर को पैसा दिया जाएगा। और उसमें मदद कौन करेगा, सरकार मदद करेगी। सुनिए कैसे काम करती है कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे काम करती है। जैसे इसके ऊपर सबसे पहली बात, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, इसमें 20 मेंबर हो गए, मान लेते हैं 20 मेंबर हो गए। अब क्या हुआ, इस 20 मेंबर में सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया 1000 1,000 तो टोटल पैसा कितना हो गया, 20,000 इस बिजनेस में पैसा हो गया। अब किसी मेंबर को इसमें जरूरत है, किसी मेंबर को पैसे 10,000 की जरूरत है, तो वो 10,000 रुपए उस मेंबर को दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज चार्ज किया जाएगा। अब क्या होगा, अब जो है पैसा वो मेंबर देगा 6 महीने 7 महीने, जब भी देना होगा तो ब्याज भी देगा, क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो बताएगा जो पैसा 20,000 था वो 22,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जब ब्याज आने लगेगा।
यस बढ़ जाएगा। और सरकार भी इसको क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है, किसके लिए, वो हेल्प करने के लिए, किसको, किसानों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ऐसे इंटरेस्ट इसमें आता है और इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जाता है, और जिस मेंबर को जरूरत होती है, ऐसे करते करते बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, तो सारे मेंबर की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। ये होता है सोसाइटी का बिजनेस। तो इस तरह के काम को करने के लिए सरकार ने प्रमोट किया लोगों को, कहा कि इस तरह के तुम लोग बिजनेस करो तभी उसमें फायदा है। तो उन लोगों ने क्या किया, इस तरह का एक सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जिला सहकारी बैंक के नाम से बहुत सारी जगह बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे थे, जिसको अभी 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो किसान थे उनके पैसे जो मिलने वाले थे वो पैसे मिलने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि सरकारें जो हैं जब आती हैं तो नए नए एक अनाउंसमेंट कर देती हैं कि हम लोन को माफ करेंगे। इसके बिहाफ पर इसी बात को लेकर के किसान जो है पैसा बैंक को रिटर्न नहीं करता है। तो जब उसको बैंक को पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो वो क्या होगा, वो उसके लिए हो रहा डूब जाएगा वो पैसा, और जब डूब जाएगा तो पैसा धीरे धीरे बैंक ही बंद हो जाएगा। यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग, आप लोग सुने होंगे नॉट परफॉर्मिंग, एनपीए हो जाता है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट। नॉट परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ऐसे लोग जो लोग पैसा लेके डूब जाते हैं बैंक का, उस बैंक उसको नॉट परफॉर्मिंग एसेट के नाम से दिखाती है। अब क्या होता है, बैंक उनको क्या करती है, आप कहेंगे क्यों नहीं लाके थाने में ऐसे करती है, टॉर्चर करके खेल ले, नहीं, उनका समय अवधि होता है 2 साल 3 साल 4 साल, वो डिले करते जाते हैं। तो किसानों को इस तरह का प्रोविजन सरकार छूट प्रोवाइड करती है। तो ये अनाउंसमेंट जो होता है ना लीडर्स के हमारे, वो अनाउंसमेंट के वजह से हमारा जो जिला सहकारी बैंक है वो इस तरह से बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्योंकि इस तरह के गलत जो लोगों ने, लीडर्स ने अपने व्यू रखा कि हम लोन माफ करेंगे, और इसके बदले में क्या हुआ, किसानों ने पैसा नहीं डिपॉजिट किया। तो इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होने लगे लगभग, और कोऑपरेटिव बैंक जो है बंद हो गया इस समय। लेकिन कुछ जगहों पे आप अपने घर पे पूछेंगे कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था, हर जगह होता था। गवर्न बाय द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कौन गवर्न करता था, स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न करती थी। एक्ट प्रोवाइडेड चीपेस्ट, क्या है, एक्ट प्रोवाइडेड चीपेस्ट लोन, चीपेस्ट क्रेडिट टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को सस्ते से सस्ते रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करता था। कौन, कोऑपरेटिव बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर आता है मेरे पास स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब होता है जैसे कुछ ऐसे बैंक जो स्पेशल काम को करने के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, जो दूसरे देश से कोई कमा करके आता है, तो उस देश थाईलैंड से जैसे कोई कमा के आया तो वहां का करेंसी लेकर आएगा, तो अपने इंडिया में गांधी जी चलेंगे तो गांधी जी के नोट में कन्वर्ट करने का बिजनेस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फिर होता है डेवलपमेंट बैंक, जैसे IDBI, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम ये डेवलपमेंट बैंक करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक आ जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक जो हम लोग एक दूसरे देश से दूसरे देश में बेचते खरीदते हैं, डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, वो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक के थ्रू काम होता है। कुछ ऐसे बैंक, सम इंस्टीट्यूशंस आर established in India for working some special work in India is called a specialized bank। specialized bank वो बैंक जो किसी स्पेशल काम को करने के लिए बनाई गई है, उसको स्पेशलाइज्ड बैंक कहा जाता है। फिर आता है मेरा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब ऐसा बैंक जो सभी बैंकों को कंट्रोल करती है और वो सरकार का बैंक होती है, उसको सेंट्रल बैंक। जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करती है, नोट छापने का काम करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है, इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। ये सब सेंट्रल बैंक है।
सेंट्रल बैंक सभी बैंकों को कंट्रोल करती है। हम लोग इसके बारे में भी आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक की जो बात है वो हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के इन सब बातों को